नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की। नेपाल में फिर से शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश भर के ITI को AI संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया। बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने देने की वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने की घटना में लगभग 14 लोग लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। और जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज शाम नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का फाइनल खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ आज फोन पर बात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने श्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्रीमती कार्की ने भारत नेपाल के सदियों पुराने मित्रतापूर्ण संबंधों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और नेपाल को भारत का निरंतर समर्थन देने का वचन दिया। प्रधानमंत्री ने नेपाल में हाल में लोगों के मारे जाने की घटना पर अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की और वहां शांति तथा स्थिरता लाने के श्रीमती कार्की के प्रयासों को भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीमती कार्की और नेपाल के लोगों को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आयकर अधिनियम तथा वस्तु और सेवा कर में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। नई दिल्ली में PAFI वार्षिक मंच 2025 को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वस्तु और सेवा कर को इस तरह से बनाया गया है कि इससे घरेलू जरूरत के सामान और कृषि उत्पाद पहले से अधिक किफायती हो जाएंगे। श्री वैष्णव ने यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि भारतीय रेलवे सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर हर वर्ष 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है। यदि आप 11 वर्ष पीछे जाएं, तो दुर्घटनाओं की संख्या 170 होती थी। सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने और प्रौद्योगिकी में भारी निवेश के कारण दुर्घटनाओं की संख्या 31 रह गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार है। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में उन्नयन करने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की वार्षिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ITI का उन्नयन उद्योग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले 2-3 वार्षिक बजट में सरकार ने श्रम शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रावधान किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रक्षा संपदा महानिदेशालय कर रहा है। इसका विषय है 2047 तक भारत को विकसित बनाने की रणनीतिक रूपरेखा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करते हुए 3 सितंबर को GST परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की थी। GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। आज हम साइकिल उद्योग में एक नजर डाल रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेष रूप से साइकिल क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत दी है, जिसका उद्देश्य आम आदमी के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन को सुलभ और सस्ता बनाना है। किफायती, सुगम्य और वहनीय परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी तरह साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। यह बदलाव इस महीने की 22 तारीख से लागू होने वाले है। मीडिया से बातचीत में साइकिल व्यापारी पुनीत मेहता ने इसका स्वागत किया और कहा कि इस कदम से युवाओं में साइकिल चलाने की आदत बढ़ेगी तथा स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको एक गिफ्ट दिया है कि अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखो। साइकिल्स के प्राइसेस कम कर दिए, 12% जीएसटी जगह 5% हो गया है, तो वो बेनिफिट आप लीजिए, बेनिफिट उठाइए उस चीज का, अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करो, स्क्रीन टाइम छोड़ो। जीएसटी के इन सुधारों के कारण अब आवागमन सस्ता होगा और साथ ही छात्रों, फिटनेस प्रेमियों तथा युवा पेशेवरों के बीच साइकिल के उपयोग में वृद्धि होगी। सरकार के इस कदम से देश में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए सुधार सोमवार से लागू होंगे। रोहन के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार हैं। आयोग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन वोट को नहीं हटाया जा सकता। आयोग ने कहा कि 2023 में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए आयोग ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इससे पहले श्री राहुल गांधी ने दावा किया था कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 6000 मत हटाए गए थे। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर में हेरफेर के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर बार बार गलत और निराधार आरोप लगाने की आलोचना की है। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्री गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे इस संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार पुरुष और महिला स्नातकों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत 2 वर्षों तक 1000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में योजना के विस्तार की घोषणा की। इससे पहले ये योजना इंटरमीडिएट के युवाओं के लिए थी। इस बीच बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ओडिशा में आज सुबह विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोईन माझी के नेतृत्व में वाली भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाहड़ी को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। सदन में 14 सदस्य वाली कांग्रेस ने दावा किया है कि माकपा के 1 सदस्य सहित 15 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। 147 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजू जनता दल के 51 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। ये मुठभेड़ गादीरास और फूल बागड़ी के बीच के जंगल में हुई। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में तलाश जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल देर रात हुई तेज वर्षा से भारी नुकसान की खबर है।
नंदानगर क्षेत्र के 4 गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 14 लोग लापता हैं और लगभग 20 घायल हुए हैं। तेज बारिश और मलबे के बहाव में 35 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तक लगभग 200 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ स्थिति की समीक्षा की तथा तत्काल राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी की आपूर्ति और क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करने के आदेश दिए। 20 लोग घायल हुए हैं और 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं तो उनको एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और अन्य एजेंसियां राहत कार्यों में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं आज देश भर के लाखों स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की एक बचपन की घटना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। कृषि से लाखों परिवारों का भरण पोषण होता है और ये राष्ट्र की पहचान को परिभाषित करती है। अमृतकाल में प्रवेश के साथ भारत के सशक्त किसान देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता से नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। पिछले 11 वर्षों में कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराया है, भारत के किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर काम करते हुए सरकार ने पिछले 11 वर्षों के दौरान खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 81% से 226% तक की उल्लेखनीय वृद्धि की है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों के दौरान 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के तहत लगभग 25 लाख किसानों को नामांकित किया गया है। ऋण तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है। किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM सहित अन्य प्रमुख योजनाएं भी हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूहों तथा उनके समर्थकों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने देने की वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। भारत के शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में खेलेंगे। फाइनल भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु ने शेनज़ेन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 750 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की। नेपाल में फिर से शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश भर के ITI को AI संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया। बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।